ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हमें अपवाह स्वरूप नदी के बारे में जानेंगे। अगर इस वीडियो का पीडीएफ आपको चाहिए तो इस टेलीग्राम को ज्वाइन करके और फिर जो है आप वहां से लोड कर सकते हैं। अब देखते हैं अपवाह क्या होता है। अपवाह से तात्पर्य जल प्रवाह से होता है। अपवाह का तात्पर्य जल प्रवाह से होता है, अर्थात जल जो प्रवाहित होता है उसी को अपवाह कहते हैं। एक नदी तंत्र जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह द्रोणी या बेसिन कहते हैं। एक नदी जिस क्षेत्र से होकर गुजरता है उसके संपूर्ण हिस्से को, संपूर्ण क्षेत्रफल को द्रोणी कहते हैं, अपवाह द्रोणी कहते हैं। जब कोई ऊंचा क्षेत्र दो निकटवर्ती अपवाह द्रोणी को एक दूसरे से अलग करता है तब उसे उच्च भूमि जल विभाजक कहलाता है। ठीक है, किसी ऐसे क्षेत्र जहाँ से दो अलग अलग दिशाओं से नदी जो तंत्र है वह अलग हो जाता है, उस क्षेत्र को क्या कहेंगे? उच्च जल विभाजक क्षेत्र कहते हैं, चूँकि वहाँ से जल विभाजित हो रहा है। फिर तीसरा पॉइंट देखते हैं। एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहा कर लाती है जिसे जलग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। जिस क्षेत्र से जल बहा कर ले जाती है उस क्षेत्र को जलग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। बड़ी नदी के जलग्रहण क्षेत्र को द्रोणी तथा छोटी नदी व नाले द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जल संभार कहा जाता है। जब नदी या किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती है उसे अरीय प्रतिरूप कहा जाता है। एक पठार या पर्वत से विभिन्न दिशाओं में जो नदी निकलती है उसको जो है अरीय प्रतिरूप कहा जाता है। आगे देखते हैं। जब अगला पॉइंट है, जब मुख्य नदियाँ एक दूसरे के समानांतर प्रवाहित होती है और सहायक नदी उसको समकोण पकड़ती है तो ऐसे प्रतिरूप को जलीनुमा अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। मुख्य नदी जो है समानांतर बहे और सहायक नदी समकोण पर आकर मिले तो उसे जलीनुमा अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। अगला पॉइंट है, जब सभी दिशाओं से नदियाँ बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित होता है। किसी झील में आकर के सभी नदियाँ जो है, चारों तरफ से नदियाँ जो है आकर उसमें मिलता है, ऐसे प्रतिरूप को अभिकेंद्रीय प्रतिरूप कहा जाता है। अब देखते हैं, भारत की नदियाँ जो है उसको दो हिस्सा में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर भारत की नदियाँ को दो हिस्से में बांटा गया। एक है हिमालय की नदियाँ और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालय की नदियों में साल भर पानी बहती रहती है चूँकि वहाँ बर्फ़ पिघलते रहता है, जबकि प्रायद्वीपीय नदी में ऐसा नहीं होता है। इसे बरसाती नदियाँ भी कहा जाता है, प्रायद्वीपीय नदियाँ को। अब हिमालय नदियाँ के बारे में सबसे पहले जानते हैं। हिमालय नदियाँ जो है तीन श्रेणी में बांटा गया है, जिसमें से आता है सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। नदी तंत्र जो होता है सहायक नदियों के साथ वह नदी जो है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। ये तीनों नदियाँ सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का विकास जो है एक विशाल नदी जिसको हम शिवालिक या ब्रह्म नदी कहते हैं उससे हुआ है। यह जो है प्लीस्टोसीन काल में पुटवार पठार का जब उत्थान हुआ तो यह नदी छिन्न भिन्न हो गई और छिन्न भिन्न होकर के तीन हिस्सों में बंट गई, जिसमें से पहला आता है सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र और तीसरा जो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र आता है। अब सिंधु नदी तंत्र के बारे में जानते हैं। सिंधु नदी तंत्र जो है यह 32,01,289 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसमें सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, अब सिंधु नदी के बारे में जानते हैं। सिंधु नदी, इसका उद्गम स्थान जो है तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट बोखारचू ग्लेशियर से उत्पन्न हुआ है और इसकी टोटल लंबाई 2,880 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई 1,114 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं श्योक, काबुल, कुर्रम, गोलम। यह दाई से आकर मिलती है, जबकि बाईं से मिलने वाली नदियां हैं जस्कर, सिगर, गिलगित और पंचनद। पंचनद में 5 नदियाँ आता है, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। इन 5 नदियों को याद रखिएगा, हमेशा पूछता है पंचनद कौन कौन से हैं। सिंधु जो है भारत में केवल लेह से होकर प्रवाहित होता है। अब इसके मानचित्र में देख लेते हैं, यहाँ पर जो है पूरा विस्तार से दिखा दिया गया है। फिर आगे देखते हैं इसके सहायक नदियों के बारे में, जिसमें से आता है झेलम, जिसे वित्सता कहते हैं। इसका उद्गम स्थान जो है पीर पंजाल गिर पद से बैरीनाग झरना से गिरता है और झेलम और रावी जो है पाकिस्तान में जंग के निकट चिनाव में मिल जाता है। इसकी सहायक नदी है किशन गंगा, जिसे पाकिस्तान में नीलम कहा जाता है।
किशनगंगा को नीलम कहा जाता है और इसकी सहायक नदी है। उसके बाद आता है चिनाब, जिसे अस्कनी भी कहा जाता है। यह बड़लाचा दारा के दोनों को जो है चंद्र और भागा नामक दो नदियाँ निकलती है बड़लाचा दारा से, और हिमाचल के केलांग के निकट तांडी में मिल जाती है, जिसको चिनाब कहा जाता है। बड़लाचा से दो नदियाँ निकलती हैं और आकर के केलांग में मिल जाती है, और केलांग से इसका नाम हो जाता है चिनाब। ठीक है, इसकी लंबाई जो है 1180 किलोमीटर है। उसके बाद आता है रावी। रावी जो है यह हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ी के रोहतांग दर्रा से निकलता है, और यह जो है पंचनद में सबसे छोटा। पंचनद में 5 नदियाँ हैं, जिसमें सबसे छोटा रावी है। इसकी टोटल लंबाई 725 किलोमीटर है। उसके बाद आता है ब्यास, जिसे बिपाशा कहा जाता है। यह कुल्लू पहाड़ी के रोहतांग दर्रा के ब्यास कुंड से उत्पन्न हुआ है, और यह कपूरथला के निकट हरिके नामक स्थान पर सिंधु में जाकर मिल जाता है। हरिके यहाँ पर एक साथ ही रहेगा। फिर इसके बाद आता है सतलज। यह मानसरोवर झील के निकट से निकलता है। स्पीति नदी प्रमुख इसकी सहायक नदी है, और यह एकमात्र पूर्ववर्ती नदी है जो हिमालय के तीनों श्रेणी को अवरोधित कर प्रवाहित होती है, और इसकी टोटल लंबाई 1050 किलोमीटर है। तीनों श्रेणी जो है हिमालय के शिवालिक, मध्य हिमालय और महान हिमालय, ये तीनों को पार करके प्रवाहित होता है, और यह पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी क्या होता है? तो वह नदी जो उथित भूमि को काट कर बहती है तथा अपने मार्ग को यथावत बनाए रखती है, पूर्ववर्ती नदी कहलाती है। जो उथित भूमि है उसको काट करके और बहती जाती है, जैसे हिमालय की उत्पत्ति हुआ उसके पहले से यह नदी बह रही है। इसमें सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियाँ हैं। ये तीनों नदी जो है पूर्ववर्ती नदी है, और यह जब बहती है तो वह हिमालय उठते जाता है, और यह जहाँ से प्रवाहित होती है उस भाग को काटते जाती है, गहरा करते जाती है, जिस कारण जो है पूर्ववर्ती बनी रहती है जिस तरह से बह रही है। और इसमें आता है आपको सिंधु, सतलज और ब्यास। ठीक है, थैंक यू।